शिमला एक खूबसूरत शहर है जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, जिसकी खूबसूरती खुद कुदरत ने निखारी है। उसी शिमला के कॉलेज में एक लड़की सारी क्लासेस में जाकर हर एक स्टूडेंट से पूछती है, तुमने परी को देखा क्या? तुम्हें परी दिखी कहीं? पर हर कोई उसे अपना सिर ना में हिलाकर ही जवाब देता है। जो लड़की परी को सब जगह ढूंढ रही है वो है पारुल। पारुल परी की बेस्ट फ्रेंड है। पारुल की उम्र 20 साल है। उसका रंग गोरा, तीखे नैन नक्श और उसके बाल कंधे से थोड़े नीचे तक हैं। नेचर से वो बहुत तेज तरार है। पारुल पूरे कॉलेज में परी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है, पर परी उसे कहीं नहीं मिलती। वो पहले क्लासरूम में, फिर कैंटीन में और फिर पूरे ग्राउंड में देखती है, पर उसे परी का कहीं कोई अता पता नहीं लगता। परेशान होकर पारुल खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, आखिर तू कहाँ चली गई परी? तभी पारुल को ध्यान आता है कि उसने पूरा कॉलेज तो देखा, पर कॉलेज का टेरेस नहीं देखा। ये ध्यान आते ही पारुल जल्दी से टेरेस की तरफ जाती है। टेरेस पर पहुंचकर जब पारुल इधर उधर देखती है तो उसे कोने में लगी बेंच पर बैठी परी नजर आती है। पारुल उसे वहां देखकर कहती है, लो, मैंने पूरा कॉलेज छान मारा और ये मैडम यहाँ छत पर बैठी हुई हैं। ये बोलते ही पारुल परी की तरफ बढ़ती है। परी के पीछे खड़ी होकर वो उसका नाम पुकारती है, परी। अपना नाम सुनकर परी पीछे पलटकर देखती है। परी की उम्र 20 साल है। उसकी नीली आंखें, लंबी पलकें और पतले गुलाबी होंठ। उसकी पतली सी कमर है और कमर तक लहराते उसके घने काले बाल हैं। उसका रंग गोरा और नाक पतली सी है। कुल मिलाकर वो बेहद खूबसूरत है और अपने स्वभाव से वो बहुत शांत और कम बोलने वाली लड़की है। वो पारुल के बिल्कुल उलट है। पर अभी परी के खूबसूरत से चेहरे पर एक अलग ही टेंशन नजर आ रही थी। पारुल भी जिसे पिछले 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी। 2-3 दिन से परी काफी परेशान दिख रही थी। वैसे तो वो कम ही बात करती थी, पर 2-3 दिन से वो किसी से भी बात नहीं करती। जवाब में हाँ, ना, बस यही कहती और हर टाइम कहीं किसी सोच में ही गुम रहती थी। पारुल परी को घूरते हुए कहती है, मैं तुझे कब से? इतना बोलते ही पारुल चुप हो जाती है, क्योंकि इस वक्त परी की आंखों में आंसू थे। ये देखते ही पारुल तुरंत उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या हुआ परी? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? पारुल के पूछने पर परी ना में सिर हिला देती है। पारुल ये देखकर फिर से कहती है, तो तू रो क्यों रही है? देख, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? तू मुझे बता, मैं अभी उसका बैंड बजा दूंगी। पारुल परी को पिछले 2 सालों से जानती थी। ये परी और पारुल का कॉलेज में लास्ट ईयर था। जब परी नई नई कॉलेज में आई थी तो उसकी दोस्ती पारुल से हुई थी। पारुल को परी की सादगी और सिंपल सोच बहुत अच्छी लगी थी। पारुल को हर बात पर तुरंत गुस्सा आ जाता था, पर परी ही थी जो उसे जल्दी से शांत करा देती थी। पारुल को परी से इन 2 सालों में इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि वो उसके सुख दुख को भी अपना सुख दुख समझती थी। परी पारुल की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे शांत गदाधारी भीम, शांत, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। पारुल जानती थी कि परी एक अनाथ है। परी जब 4 साल की थी तो कुछ लोग उसे एक अनाथ आश्रम छोड़ गए थे, लेकिन जब परी उस अनाथ आश्रम में लाई गई थी तो उसके कपड़ों और रहन सहन से वो काफी अच्छे परिवार की बच्ची लग रही थी। और उसके गले में एक सोने की चेन थी जिसमें एक परी का पेंडेंट था। वो परी अपने हाथों में जादुई छड़ी लिए हुई थी। वो पेंडेंट दिखने में काफी यूनिक था। परी हमेशा यही सोचती थी कि क्यों उसके घर वालों ने उसे अनाथ आश्रम भेजा। अगर वो गरीब थे तो उसके गले में वो चेन कहाँ से आई? परी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए वो इस कॉलेज में स्कॉलरशिप से आई थी। परी का पढ़ाई का खर्चा स्कॉलरशिप से चलता था और बाकी परी अपना खर्चा ऑनलाइन ट्यूशन से उठाती थी। उससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा चल ही जाता था। पारुल को पता था कि परी अपने घर वालों को ढूंढना चाहती है और यही सोचकर वो कई बार उदास भी हो जाया करती थी। परी को फिर से कहीं खोया देख पारुल एक चुटकी बजाते हुए कहती है,
फिर से क्या सोचने लगी परी, कोई बात है क्या? परी पारुल की तरफ हल्के से मुस्कुराती हुई कहती है, नहीं कहा ना, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो तुझे जरूर बताती। अब तू परेशान मत हो, सब ठीक है। बस आज अच्छा नहीं लग रहा था तो यहाँ एकांत में आ गई बैठने के लिए। पारुल परी की बात सुनकर उसे प्यार से कहती है, परी तू परेशान मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा। देख तू परेशान होती है तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर अब ये सब छोड़, मैं घर जा रही हूँ, तो चल तुझे भी तेरे रूम तक छोड़ दूँ। पारुल की घर छोड़ने वाली बात सुनकर परी जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं पारुल, मैं खुद चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझे रास्ते की एक शॉप पर कुछ काम है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। पारुल परी की बात सुनकर कहती है, अरे तो क्या हुआ, जहाँ तुझे काम है ना, मैं तुझे वहीं छोड़ देती हूँ। पारुल की बात सुन परी कुछ सोचकर कहती है, पारुल मुझे दूसरी तरफ जाना है, तू खामखा परेशान हो जाएगी। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी, और वैसे भी रोज तो तू ही छोड़ती है ना, पर आज सच में मुझे कुछ काम है। पारुल परी को इस तरह से बोलते देखकर कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, चल फिर कल मिलते हैं कॉलेज में, ओके? ये सुनकर परी धीरे से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, तू भी आराम से जाना। पारुल परी की बात सुन कुछ नहीं कहती है और उसे बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद परी अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी गली में उसके रूम के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है। वो जैसे तैसे करके उस भीड़ में घुसकर अपने रूम के पास पहुँचती है तो सामने देखती है कि एक मोटी सी आंटी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर वहाँ खड़े दो आदमियों से कह रही होती है, अरे खड़े क्या हो, जल्दी से ताला तोड़ दो इसका। एक तो किराया नहीं दिया, ऊपर से महारानी की तरह यहाँ पर रह रही है। निकालो सारा सामान इसका और फेंक दो बाहर। परी देखती है कि ये मोटी आंटी उसकी मकान मालकिन है। उसकी बातें सुनकर परी आगे आकर उसे कहती है, नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसे अचानक कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपका पूरा किराया दे दूंगी। वो मोटी आंटी परी को अपने सामने देखकर अपनी आंखें तरेड़ते हुए कहती है, अरे देखो तो इसे, कितनी मासूम बन रही है। मैंने 3 दिन का टाइम दिया था ना तुझे, तो आज वो 3 दिन पूरे हो गए, चल अब दे मेरा पूरा किराया। उस मोटी आंटी की बात सुनकर परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, वो अभी पैसे नहीं है मेरे पास आंटी, पर मैं जल्दी ही आपको पूरा किराया दे दूंगी। परी की मासूमियत देखकर भी उस मोटी आंटी का दिल नहीं पिघलता और वो कहती है, तो ठीक है, अभी पैसे नहीं है ना तेरे पास, तो अभी तू निकल यहाँ से, जब पैसे आ जाएंगे तेरे पास तब आ जाना रहने के लिए। ये सुनकर परी रोते हुए कहती है, पर मैं अभी ऐसे अचानक कहाँ जाऊंगी आंटी। परी का रोना देखकर वो आंटी चिढ़ते हुए कहती है, देख बंद कर अपना ये रोना धोना, क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, जहां जाना है वहां जा, पर मेरा कमरा खाली कर दे और अब मेरा दिमाग मत खा और हट यहाँ से। ये बोलते हुए वो मोटी आंटी परी को धक्का दे देती है। परी लड़खड़ा जाती है और नीचे गिरने से बाल बाल बचती है, पर उसकी सोने की चेन उसके गले से बाहर निकल जाती है। जब वो मोटी आंटी उस चेन को देखती है तो वो परी के सामने आकर और भी गुस्से से कहती है, दिखने में तो बहुत मासूम लगती है पर है कितनी झूठी। किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं और फैशन में इतनी मोटी सोने की चेन अपने गले में लटका रखी है। ये बोलते हुए उस आंटी की नजर परी के पेंडेंट पर जाती है जो कि बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर तो उसकी आंखें ही बाहर निकलने को हो जाती हैं और वो आंटी उस पेंडेंट को छूते हुए कहती है, अरे वाह, इतना सुंदर पेंडेंट, इतना सुंदर पेंडेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वो कुछ सोचकर कहती है, पैसे नहीं है ना तेरे पास मेरा किराया देने के लिए, चल एक काम कर, तू ये चेन और पेंडेंट मुझे दे दे और तू यहाँ रह ले, ऊपर से मैं तुझसे 6 महीने का कोई किराया नहीं लूंगी। परी उस आंटी की बात सुन रोते हुए कहती है, नहीं आंटी, ये मेरे पास अपनों की आखिरी निशानी है जिससे मुझे अपनी पहचान मिल सकती है। ये सुनकर वो आंटी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे बंद करिए रोने धोने का नाटक, देख सीधी तरह से मेरा किराया दे दे, नहीं तो। वो आंटी इतना ही बोलती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं तो क्या। उस आवाज को सुनकर परी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो उस आवाज की तरफ देखती है।
उस तरफ देखते ही परी की आंखें जो अभी तक हैरानी से बड़ी हुई थी, अब वो डर से फैल जाती हैं। परी को वहां पारुल खड़ी दिखती है, जो इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। परी पारुल को देखकर हैरान हो जाती है। पारुल कुछ कदम चलकर परी के पास आती है और गुस्से में उस मोटी आंटी की तरफ देखती है, जिसने अभी भी परी का पेंडेंट पकड़ा हुआ था। पारुल उसे घूरते हुए उस पेंडेंट से उस आंटी का हाथ हटाते हुए कहती है, ये क्या तुम्हारे बाप का है जो इसे इतने हक से पकड़ा हुआ है? पारुल की बात सुनकर उस मोटी आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे कुछ कहने को होती है, तभी पारुल उसे पूरी तरह से इग्नोर करके परी की तरफ देखती है। फिर वो परी से कहती है, परी तूने मुझे बताया क्यों नहीं? परी अपना सिर झुकाकर चुप खड़ी रहती है। पारुल उसे इस तरह खड़ी देखकर कहती है, कोई नहीं, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जरा इनसे तो निपट लूं। ये बोलकर पारुल उस मोटी आंटी की तरफ देखते हुए अपने बैग से पैसे निकालती है और उस मोटी आंटी के मुंह पर मारते हुए कहती है, ये लो तुम्हारा किराया, जितना परी को देना था ना, उससे कुछ ज्यादा ही है। वो आंटी हैरानी से उन पैसों को देखती है। वो सच में उसके किराए से काफी ज्यादा थे। फिर वो अपने आदमियों को पैसे उठाने का इशारा करती है और खुद स्माइल करते हुए परी से कहती है, अरे बेटा, पैसे आ रहे थे तो बता देती, खामखा इतनी परेशान हो गई। चलो कोई बात नहीं, किराया मिल गया है, अब ये कमरा तुम्हारा है और तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, ठीक है बेटा। परी उस आंटी की बात सुनकर चुप रहती है, पर पारुल उसकी बात सुनकर और उसके बदले तेवर देखकर कहती है, अभी परेशानी हुई कहाँ है? परेशानी तो अब होगी भैंस आंटी। ये बोलकर पारुल उस मोटी आंटी को धक्का दे देती है और कहती है, मेरी परी को धक्का मारा था ना, ये उसका हिसाब है। वो मोटी आंटी नीचे गिरती है और चिल्लाने लगती है, पर पारुल उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए परी से कहती है, परी अंदर जा, अपना सारा सामान लेकर आ और मेरे साथ चल। परी पारुल की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, पर कहाँ पारुल? पारुल परी के सवाल पर उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरे घर और कहाँ? पारुल की बात सुनकर परी कहती है, पर मैं। परी के इतना बोलते ही पारुल उसकी बात बीच में ही काट कर उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, देख परी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत गर्म हो चुका है, तो तू इसे और गर्म मत कर, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ जाए। इसलिए जो कह रही हूँ, तू चुपचाप से जाकर वही कर, अंदर जा और जाकर अपना सामान लेकर आ, मैं तेरा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ। परी पारुल के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर इस वक्त उसका गुस्सा देख वो कुछ नहीं कह पा रही थी और अपने रूम की तरफ बढ़कर ताला खोलकर अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो अपने साथ 2 बैग लेकर बाहर आती है। एक बैग में उसके कपड़े थे और एक बैग में उसकी किताबें। पारुल परी को बाहर आती देखकर अपनी स्कूटी के पास जाकर उसे स्टार्ट करती है और परी को उस पर बिठाकर वहां से चली जाती है। पूरे रास्ते में पारुल यही सोच रही थी कि अगर वो अचानक परी के घर जाने का नहीं सोचती तो आज क्या होता परी का। वो तो उसका दिल नहीं माना और वो एक बार परी से बात करने के लिए उसके घर चली गई और उसके सामने वो सब तमाशा हो गया। थोड़ी देर बाद परी और पारुल एक बड़े से बंगले के बाहर एक गेट पर थे। बंगले के बाहर सिंह निवास की एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई थी। तभी पारुल की स्कूटी उस गेट से अंदर जाती है। परी अंदर जाते हुए देखती है कि वो बंगला बहुत सुंदर है। गेट से अंदर जाते ही पूरे ग्राउंड के बीचों बीच एक फाउंटेन था, जिसमें से चारों तरफ से पानी निकल रहा था। बंगले के साइड में बहुत बड़ा गार्डन था, जिसके साइड में सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे। गार्डन में एक बड़ा सा झूला भी था और साइड में बैठने के लिए चेयर और एक सेंटर टेबल रखी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई गई थी। पारुल अपनी स्कूटी रोकती है और दोनों उतरते हैं। फिर पारुल परी को घर के अंदर लेकर जाती है। परी अंदर से उस घर को देखती है तो वो उस घर को देखते ही रह जाती है। नीचे बड़ा सा हॉल था, जिसके एक तरफ सोफे लगे हुए थे और दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल। बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी और एक कोने में सुंदर सा मंदिर था। परी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी पारुल चिल्लाते हुए कहती है, माँ, माँ कहाँ हैं आप? पारुल की आवाज सुनकर एक औरत किचन से बाहर आती है।
ये राधा जी हैं, पारुल की माँ। वो कॉटन की साड़ी पहने हुए थी। दिखने में वो बहुत सुंदर और सिंपल सी थी। राधा जी किचन से निकलते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने हाथ साफ करते हुए पारुल की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं, क्यों चीख रही है? यहीं पर तो हूँ। ये बोलते हुए राधा जी की नजर परी पर जाती है। वो देखती हैं कि पारुल के साथ एक प्यारी सी और बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है। राधा जी परी को प्यार से देखती हैं। तभी पारुल चहकते हुए कहती है, माँ इससे मिलो, ये है मेरी परी। आपको मैंने बताया था ना इसके बारे में। पारुल राधा जी से परी को मिलवा ही रही थी कि तभी और लोग भी अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले विभा और वीर आते हैं, जो पारुल के चाचा चाची हैं। फिर पुष्पा जी और विशंभर जी आते हैं, जो पारुल के दादा दादी हैं। विभा परी की तरफ देखते हुए कहती है, अरे पारुल, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? पारुल मुस्कुराकर परी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चाची ये मेरी दोस्त है परी, और ये आज से हमारे साथ यहीं इस घर में रहेगी। फिर पारुल परी से कहती है, परी इनसे मिलो, ये मेरे दादू दादी हैं। परी पारुल की बात सुनकर उन दोनों के पैर छूती है। दादू और दादी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा, जीती रहो। फिर पारुल विभा और वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और परी ये है मेरे चाचू और चाची। परी आगे बढ़कर उन दोनों के भी पैर छूती है और वो दोनों उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तभी राधा जी आगे बढ़कर परी को गले लगाते हुए कहती हैं, परी बेटा, आज से इस घर को अपना ही घर समझो, ठीक है? तभी विभा भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ परी, दीदी ठीक कह रही हैं। परी विभा और राधा जी की बात का कोई जवाब नहीं देती, तो वो दोनों पारुल की तरफ देखती हैं। पारुल उन्हें अपनी तरफ देखते देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये बहुत कम बोलती है, हर बात का बहुत छोटा सा जवाब देती है। अभी अभी आई है ना, इसलिए आप दोनों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को इसकी आदत पड़ ही जाएगी। फिर पारुल परी से कहती है, चल परी, मैं तुझे तेरा रूम दिखा देती हूँ। ये बोलकर पारुल परी का एक बैग उठाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। परी उसे जाते हुए देखती है। तभी राधा जी कहती हैं, परी जाओ बेटा, तुम भी चली जाओ उसके साथ। राधा जी की बात सुनकर परी भी पारुल के पीछे पीछे चली जाती है। पारुल परी को अपने रूम में लेकर आती है। वो परी से कहती है, तो मैडम ये है मेरा गरीब खाना, मेरा रूम। परी हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर उस पूरे रूम को देखती है। पारुल उसके हाथ से दूसरा बैग लेते हुए कहती है, परी तू थक गई होगी, एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर ले। ये कहकर पारुल नीचे आ जाती है। नीचे हॉल में सब पारुल का ही इंतजार कर रहे थे। पारुल नीचे आकर बोलती है, थैंक यू माँ, आपने। पारुल इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही विभा कहती है, पारुल परी के यहाँ रहने से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे घर का माहौल तो तुम जानती हो ना। विभा की बात सुनकर दादू कहते हैं, विभा पहले पारुल की बात सुन तो लो कि वो परी को यहाँ क्यों लेकर आई है। फिर दादू पारुल की तरफ देखकर कहते हैं, पारुल बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी दोस्त को आज इस तरह से घर लेकर आई हो? पारुल दादू की बात सुनकर कहती है, वो दादू, परी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर पारुल परी के बचपन से लेकर अब तक की कहानी जितनी की उसे पता थी वो सब उनको बता देती है। पारुल की बात सुनकर राधा जी दुखी होते हुए कहती हैं, बेचारी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे दुख देख लिए हैं इसने। विभा भी परी की बातें सुनकर अब कुछ नहीं कहती, पर दादू कहते हैं, ठीक है पारुल, तुम्हारी दोस्त यहाँ रह सकती है, पर इस बात का ध्यान रखना कि इस घर की बातें इसी घर में रहें। पारुल दादू की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, ठीक है दादू, वैसे भी परी इस तरह की लड़की नहीं है जो इधर की बातें उधर करे, और अब तो वो यहाँ रहने ही वाली है ना, तो आप लोग खुद उसे देख लीजिएगा। पारुल को खुश होते देख दादू भी मुस्कुराने लगते हैं। फिर राधा जी कहती हैं, पारुल उसने पता नहीं इतनी परेशानी में सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। तू एक काम कर बेटा, तू ऊपर अपने कमरे में जा, तब तक मैं खाना तैयार करवाती हूँ। पारुल राधा जी की बात सुन वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। फिर विभा कुछ सोचते हुए कहती है, भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलते हैं। जिसे परिवार की चाहत है उसके पास परिवार नहीं है, और जिसके पास परिवार है उसको उसकी कोई कदर ही नहीं है। विभा की बात राधा जी को चुभ जाती है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं, और वो अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए विभा से कहती है, हाँ विभा, सही कहा तुमने, पर परिवार भी उस लायक होना चाहिए ना कि उसकी कद्र की जाए। जहाँ पर घर के एक सदस्य को प्यार और विश्वास की जरूरत हो, वहाँ पर परिवार को उसे वो अपनापन, वो स्नेह देना चाहिए, ना कि मुंह मोड़ लेना चाहिए। राधा जी का जवाब सुनकर विभा बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर वीर विभा पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, विभा तुम बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। राधा जी अब वहाँ पर नहीं रुकती और किचन में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें वीर का विभा को डांटना अच्छा नहीं लगता।
राधा जी को जाते देख दादू भी कहते हैं, विभा बहू, जो बात सुनने में किसी को अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए बेहतर है कि वो बात बोली ही ना जाए। दादू की बात सुनकर विभा की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, पिताजी आपको क्या लगता है कि मुझे बहुत खुशी होती है ये सब बोलने में, पर मैं क्या करूं, मेरा भी दिल दुखता है। उसका ऐसा अनदेखा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वीर जी, माँ जी, आप लोग जानते हैं ना कि मैंने अपने दोनों बच्चों में और दादी के बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैं अपने चारों बच्चों को बराबर ही प्यार करती हूँ। दादी विभा को इस तरह से रोते देखकर प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहती है, हम सबको पता है बहू कि तुम कुछ भी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कहती हो, पर बड़ी बहू भी तो ये बात अच्छे से जानती है ना। विभा दादी के गले लगकर रोते हुए कहती है, माँ, क्या हमेशा सब ऐसा ही रहेगा? क्या सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा? दादी विभा की पीठ सहलाते हुए कहती है, होगा बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वो वीर की तरफ देखकर विभा को उसके कमरे में ले जाने का इशारा करती हैं। दादी की बात सुनकर वीर विभा को अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसी कोई मजबूत कड़ी भेज दो जो मेरे इस घर की सब टूटी हुई कड़ियां जोड़ दे। ये कहकर दादी किचन में चली जाती हैं। वहाँ राधा जी खाने की तैयारियां कर रही थी। दादी राधा जी के पास आकर कहती है, बड़ी बहू, मैं जानती हूँ कि विभा की बात सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा है, पर तुम तो जानती हो ना कि विभा ने जानबूझकर या तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए सब नहीं कहा। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, विभा उन बातों के लिए सबसे ज्यादा खुद को दोषी मानती है और वो वही दुख कभी कभी कड़वी बातें बनकर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। राधा जी, जो अभी तक चुपचाप दादी की सारी बातें सुन रही थी, वो दादी की तरफ देखते हुए कहती हैं, जानती हूँ माँ और समझती भी हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। विभा की बात सुनकर चुप न रह सकी। दादी राधा जी का कंधा थपथपाते हुए कहती हैं, अब इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ पारुल के रूम में खड़ी परी उसका रूम बड़े ध्यान से देख रही है। पारुल का रूम काफी बड़ा और सुंदर है। बीच में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ है। साइड में एक बड़ी सी वॉल अलमीरा है। दूसरी साइड में एक सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है। पर इतने अच्छे रूम की भी पारुल ने वाट लगा रखी है। पूरा का पूरा रूम अस्त व्यस्त होकर बिखरा हुआ है। कहीं पर कपड़े, कहीं पर एक सॉक्स तो कहीं पर दूसरा सॉक्स। पर ये सब देख ही रही थी कि तभी रूम में पारुल आ जाती है। पारुल परी को खुद का रूम इतने ध्यान से देखते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या देख रही है? रूम पसंद नहीं आया क्या? परी पारुल की बात पर बड़ी ही मासूमियत से कहती है, पता नहीं, मुझे तो रूम कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सब जगह तो ये कपड़े, सारा सामान बिखरा हुआ है। परी की बात सुनकर पारुल अपने रूम के चारों तरफ नजर घुमाती है और फिर परी से कहती है, अरे ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, देख मैं अभी इसे सॉल्व करती हूँ, तू 2 मिनट रुक, फिर देख कैसे सब ठीक करती हूँ। ये बोलकर पारुल सारे कपड़े बेड से उठाकर साइड टेबल और चेयर पर फेंक देती है और परी की तरफ देखकर अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, देख हो गया ना सब ठीक, अब तू आराम से बैठ जा। पारुल की ये सारी हरकतें देखकर परी की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर वो परी से कहती है, पारुल तू रहने दे, तू बस यहाँ बैठकर मुझे इन सब सामानों की जगह बता दे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, बाकी सब मैं कर लूंगी। अपनी बात पूरी कर परी सारे कपड़ों को समेटकर उन्हें फोल्ड करके अच्छे से एक तरफ रखती है। पारुल के शूज को एक तरफ कर सॉक्स उनके अंदर डालती है और भी सामान जो बिखरा हुआ था उन्हें भी तमीज से उनकी जगह पर रख देती है। अब वो पूरा रूम साफ सुथरा और बड़ा दिख रहा था। पारुल जब रूम के चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। फिर वो परी से कहती है, अरे वाह परी, मुझे तो आज पता चला कि मेरा रूम इतना सुंदर और बड़ा भी है। ये सुनकर परी बहुत आराम से कहती है, क्यों, तुम्हारे रूम की सफाई नहीं होती क्या? परी की बात सुनकर पारुल कहती है, अरे होती तो है यार, पर जब मैं कॉलेज चली जाती हूँ उसके बाद फिर मैं जब वापस घर आती हूँ तो आते ही सामान यहाँ वहाँ फैला देती हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट से कॉलेज गई थी ना, तो तब ये रूम क्लीन हो चुका था और सारा रायता मैंने उसके बाद फैलाया है। परी पारुल की बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा देती है क्योंकि पारुल ने इस वक्त क्यूट सा पपी फेस बनाया हुआ था। नीचे किचन में राधा जी महाराज जी के साथ सबके लिए खाना तैयार करवा रही थी। सिंह निवास में नौकर तो थे मगर किचन में सिर्फ महाराज जी ही खाना बनाते थे, बाकी के लोग बाहर का काम करते थे। राधा जी महाराज जी से कहती हैं, महाराज जी
खाना बन गया है तो आप एक काम कीजिए, खाना सबके कमरे में भिजवा दीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे भी बहुत ठंड है तो खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। महाराज जी राधा जी की बात सुनकर कहते हैं, बड़ी बहू जी खाना तो लगा दिया है और सबके कमरों में भिजवा भी देंगे, बड़े बेटा जी का खाने का क्या करें। महाराज जी की बात सुन राधा जी कहती हैं, आप जाइए और सबके खाने का देखिए, आपके बड़े बेटा जी जब आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। राधा जी की बात सुनकर महाराज जी सबका खाना उनके कमरों में ही भिजवा देते हैं। ऊपर पारुल के रूम में परी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि कोई खाना लेकर रूम में आया था। पारुल तो फोन में गेम खेलने में मस्त होती है। तभी वो सर्वेंट जिसका नाम शंभू है वो कहता है, दीदी जी खाना ले आया हूँ। पारुल उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक है भैया वहीं पर रख दीजिए। शंभू खाने की प्लेट्स वहीं पर रखकर चला जाता है। फिर पारुल परी की तरफ अपना सर घुमाकर देखती है और कहती है, परी खाना आ गया है, आ खाना खा लेते हैं। परी रूम में खाना देखकर कहती है, हम दोनों यहीं पर खाएंगे क्या? पारुल बेपरवाही से परी की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ और कहाँ खाएंगे, हमारे यहाँ सब अपने अपने रूम में ही बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर परी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी सब लोग अपने रूम में खाना खाने वाले थे, पर वो पारुल से कुछ नहीं कहती और खाना खाने बैठ जाती है। नीचे हॉल में राधा जी सोफे पर बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वो बोली, हाँ बेटा कब आएगा तू? तुझे गए पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर राधा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती हैं, ठीक है तू भी अपना ध्यान रखना। फिर वो फोन कट कर सोफे से उठकर किचन में जाने के लिए मुड़ती हैं तो उनके पीछे मोहन जी खड़े होते हैं। मोहन जी पारुल के पापा हैं और राधा जी के पति, जो दिखने में लंबे चौड़े और उनकी उम्र 50 से 55 के बीच है। राधा जी मोहन जी को देखकर कहती हैं, अरे आप कब आए? मोहन जी अपना बैग राधा जी को देकर अपनी टाई के नोट को थोड़ा सा ढीला करते हुए कहते हैं, जब आप अपने लाडले बेटे से बात कर रही थी, शिवाय का ही फोन आया था ना? राधा जी मुस्कुराते हुए उनका बैग सोफे पर रखते हुए कहती हैं, जी शिवा का ही फोन आया था। फिर वो पानी का ग्लास वहीं टेबल से उठाकर मोहन जी की तरफ बढ़ा देती हैं। राधा जी के हाथ से वो पानी का गिलास लेकर उससे एक घूंट पानी का पीते हैं और फिर कहते हैं, वैसे वो घर कब आ रहा है? राधा जी मोहन जी की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, कल रात तक आ जाएगा। मोहन जी कुछ सोचकर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, समझ में नहीं आता राधा जी कि शिवाय की तरक्की देखकर खुश हो जाऊं या उसकी नाराजगी पर दुखी रहूं। आज की डेट में ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो शिवाय सिंह को नहीं जानता। उसने इन 6 सालों में अपने खुद के स्टार्ट किए बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। फिर मोहन जी राधा जी को देखते हुए आगे कहते हैं, आप जानती हैं लोग कहते हैं कि शिवाय जिस भी डील पर हाथ रख देता है वो डील उसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी इतनी बड़ी सिंह कंपनी छोड़कर उसने अपनी अलग कंपनी शुरू की और आज देखो उसने सिंह कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो शिवाय को न जानता हो। बहुत टैलेंटेड और काबिल है आपका बेटा राधा जी। राधा जी उनकी बातें सुनकर थोड़ा मायूस होते हुए कहती हैं, मेरा नहीं मोहन जी, हमारा बेटा कहिए। राधा जी की बात सुनकर वो अपना चश्मा निकालकर दुखी होते हुए कहते हैं, हमारा बेटा कहाँ रहा वो राधा जी, हमसे तो वो बहुत नाराज है। राधा जी मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली देते हुए कहती हैं, आप परेशान ना हो, एक दिन आपके लिए शिवा की नाराजगी जरूर खत्म हो जाएगी। मोहन जी राधा जी का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने दोनों हाथों के बीच में रखते हुए कहते हैं, और आपकी नाराजगी का क्या राधा जी, आखिर वो कब खत्म होगी? राधा जी अपनी नम आंखों को मोहन जी से चुराते हुए कहती हैं, जिस दिन मेरा बेटा सबको माफ कर अपनी जिंदगी फिर से खुलकर और खुशी से जीने लगेगा, उस दिन मैं सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगी। आपने तो बस उसकी नाराजगी देखी है मोहन जी, पर मैंने तो उसे घुटते हुए देखा है। आपने तो सिर्फ एक ही रिश्ता खोया है, पर उसने तो कई रिश्तों को खो दिया है। ये बोल राधा जी की आंखों में रुके आंसू उनकी आंखों से बाहर छलक पड़ते हैं। फिर वो खुद को संभालते हुए और अपने आंसुओं को साफ करके कहती हैं, आप थक गए होंगे, एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में चले जाइए, मैं आपका खाना वहीं भिजवा देती हूँ। मोहन जी राधा जी से कुछ कहते उससे पहले ही उनकी नजर सामने से आती हुई परी पर जाती है और वो कहते हैं, ये कौन है? राधा जी मोहन जी की बात सुन उस तरफ देखती हैं जहां वो देख रहे थे। सामने परी को देखकर उनके फेस पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती हैं,
ये परी है। उनके इतना बोलते ही परी उन दोनों के सामने आ जाती है। राधा जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, परी बेटा क्या हुआ, तुम इस वक्त नीचे क्यों आई हो? परी और पारुल ने जब डिनर कर लिया था तो परी अपनी बुक लेकर पढ़ाई के लिए बैठ गई थी, और जब परी बुक के साथ होती थी तो पूरी तरह से उसी में डूब जाती थी। पढ़ते पढ़ते उसे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर जब गला सूख जाता है तो वो पानी के जग की तरफ देखती है जो खाली था। वो पलटकर पारुल को देखती है तो वो सो चुकी थी। परी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद ही पानी लेने के लिए नीचे आ जाती है। राधा जी के सवाल और मोहन जी की मौजूदगी से परी थोड़ा झेप जाती है, जिसे राधा जी भी समझ जाती हैं। फिर वो बहुत प्यार से परी से कहती हैं, बेटा कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? परी धीरे से कहती है, वो पानी नहीं था रूम में, तो मैं पानी लेने आई थी। राधा जी परी की बात सुनकर हल्का नाराजगी के साथ कहती हैं, ये शंभू भी ना बहुत लापरवाह हो गया है, कमरे में खाना दिया पर पानी नहीं दिया। ये बोलकर वो मोहन जी की तरफ देखकर कहती हैं, मोहन जी ये परी है, पारुल की दोस्त, आज से हमारे साथ ही रहेगी। फिर वो परी की तरफ देखकर कहती हैं, और परी बेटा ये है पारुल के पापा। परी ये सुनकर बहुत रिस्पेक्ट से अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते करती है। ये देखकर मोहन जी धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, खुश रहो बेटी। ये बोल वो राधा जी की तरफ देखते हैं तो राधा जी उनसे कहती हैं, आप कमरे में चलिए, मैं खाना गर्म करके वहीं भिजवाती हूँ। ये सुनकर मोहन जी वहां से चले जाते हैं। मोहन जी के जाते ही राधा जी परी से कहती हैं, चलो बेटा पानी किचन से ले लो। ये बोलकर वो परी को लेकर किचन में चली जाती हैं। किचन में महाराज जी किचन की साफ सफाई कर रहे थे। राधा जी को अंदर आता देखकर वो कहते हैं, अरे बड़ी बहू, हमने बड़े बेटा जी के लिए खाना लगा दिया है और उनका खाना आपके कमरे में भिजवा दिया है, तो अब आप भी खाना खा लीजिए। उनकी बात सुनकर राधा जी मुस्कुराकर कहती हैं, जी महाराज जी। फिर वो परी को इशारे से बताते हुए कहती हैं, परी बेटा तुम वहां से पानी ले लो। परी राधा जी की बात सुनकर उस तरफ जाकर पानी जग में भरने लग जाती है और राधा जी अपना खाना उठाकर बाहर आ जाती हैं। परी जब पानी लेकर बाहर आती हैं तो राधा जी को अकेले बैठकर खाता देख वो वहीं पर रुककर उनके पास आकर बैठ जाती है। राधा जी परी को अपने पास बैठता देखकर कहती हैं, अरे बेटा तुम जाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज भी तो जाना होगा ना तुम्हें। परी पानी का जग टेबल पर रखते हुए कहती है, जी आंटी, पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, इसलिए जब तक आप खाना खा रही हैं तो तब तक के लिए क्या मैं यहाँ पर आपके पास बैठ सकती हूँ? राधा जी परी की बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती हैं और एक निवाला अपने मुंह में डालकर कहती हैं, पारुल के रूम में तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? उनकी ये बात सुन परी मुस्कुराने लगती है। उससे मुस्कुराता देख राधा जी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या हुआ? फिर परी उन्हें पारुल के रूम की बिखरी हुई हालत से लेकर उसे सही करने की हालत तक की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राधा जी की हंसी ही नहीं रुकती और वो हंसने लगती हैं। फिर वो परी से कहती हैं, ऐसी ही है वो, एकदम झल्ली। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ने गलती से उसे लड़की बना दिया है और हरकतें उसे सारी लड़कों वाली दे दी हैं। फटी जीन्स, बिखरे बाल, वैसे ही लड़ना झगड़ना, किसी से भी उलझ जाना। परी और राधा जी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहन जी खाना खाकर बाहर राधा जी को देखने के लिए आते हैं, पर सामने का नजारा देख वो हैरान रह जाते हैं। हर रोज जब भी वो ठीक इसी तरह बाहर आते थे तो वो अपने सामने एक उदास चेहरा देखते थे, पर आज तो उस चेहरे पर उदासी की जगह एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो वहीं पर खड़े होकर परी और राधा जी को देखने लगते हैं। कुछ ही देर में राधा जी अपना खाना खत्म कर लेती हैं और फिर परी से कहती हैं, चलो बेटा, अब रात और ठंड दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं, तो तुम भी अपने रूम में जाकर आराम करो। परी उनकी बात सुनकर कहती है, जी आंटी। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठ जाती है। राधा जी भी उठकर किचन में चली जाती हैं। परी जैसे ही ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ती है, उसे सामने मोहन जी खड़े दिखाई देते हैं। मोहन जी मुस्कुराकर परी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा। परी उनकी बात सुन उन्हें देखती है और बोलती है, किस लिए अंकल? मोहन जी परी की बात का कोई जवाब तो नहीं देते, बस इतना ही कहते हैं, यहाँ पर ठंड बहुत है, इसलिए तुम अपने रूम में जाओ। परी उनकी बात पर अपना सिर हाँ में हिलाकर ऊपर चली जाती है।
मोहन जी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह पारुल जल्दबाजी में तैयार होकर भागते हुए नीचे आती है तो देखती है कि परी राधा जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ये देखकर पारुल वहीं नीचे बैठकर अपने शूज की लेस बांधते हुए कहती है, चल परी जल्दी कर, आज तो देर हो गई है। तभी विभा भी वहाँ पर आते हुए कहती है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पारुल बेटा, ये तो तेरा रोज का ही है। आराम से सुबह तक सोती रहती है, फिर अपने रूम का सत्यानाश करके रोज ही कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। पारुल अपनी चाची की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, क्या रोज का है, मैं तो जल्दी उठ जाती, पर वो तो परी की वजह से देर हो गई। मैंने सोचा कि मैं हिलूंगी डुलूंगी तो परी की नींद खराब हो जाएगी, और बेचारी परी को नई जगह में रात को ठीक से नींद भी नहीं आई होगी ना, इसलिए आज सुबह आराम से उठी, वरना मैं तो कब का रेडी हो जाती। पारुल की बात सुनकर राधा जी अपनी जगह से उठकर पारुल के कान खींचते हुए कहती हैं, अच्छा परी की वजह से देर हो गई, पर परी तो सुबह 5:30 बजे ही नीचे आ गई थी, तो फिर तू किसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, परी की या खुद की? राधा जी की बात सुनकर परी और विभा जी मुस्कुराने लगते हैं और पारुल उनसे अपने कान छुड़ाकर उसे सहलाते हुए परी की ओर घूरते हुए देखती है और फिर कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मैं तो किसी के बारे में अच्छा सोच कर ही सोई थी ना इतनी देर, पर मुझे क्या पता था कि अच्छाई करना गुनाह है इस दुनिया में और अच्छाई करने वाला गुनहगार। पारुल की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और विभा कहती है, ड्रामा क्वीन कहीं की। पारुल विभा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, कहीं की नहीं चाची, यहीं की, इसी घर की ड्रामा क्वीन हूँ मैं। फिर वो परी की तरफ देखकर कहती है, अरे तू यहीं पर बैठकर मुस्कुराती रहेगी क्या, अब चल भी, हमें बहुत लेट हो गया है। पारुल की जल्दबाजी देखकर राधा जी महाराज जी को आवाज देती हैं, तो वो बाहर आकर एक प्लेट उनके हाथ में देते हैं। राधा जी उस प्लेट से एक पराठा निकाल कर उसे रोल करके पारुल को देते हुए कहती हैं, ये ले, इसे खाते हुए ही जा। पारुल ये देखकर राधा जी के गले लगते हुए कहती है, आई लव यू माँ। फिर वो परी की तरफ देखती है तो राधा जी उससे कहती हैं, उसकी चिंता मत कर, उसने खा लिया है। ये सुन पारुल परी का हाथ खींचते हुए कहती है, खा लिया है तो खड़ी क्यों है, चल अब। फिर वो परी का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, बाय माँ, बाय चाची। पारुल को देखकर विभा और राधा जी मुस्कुराते हुए उन्हें बाय करते हैं। विभा परी को देखते हुए कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है ना परी। राधा जी विभा की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, एक दिन में ही बहुत अपनी सी हाँ विभा, तुम कुछ दिन के लिए चली जाओ, बच्चे भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। विभा खुश होते हुए कहती हैं, दीदी मैं और वीर थोड़ी ही देर में निकल जाएंगे फिर। राधा जी अपना सर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कॉलेज में परी और पारुल एक एक कर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। ऐसे ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो दोनों घर के लिए निकलते हैं, पर जैसे ही परी और पारुल कॉलेज से बाहर आते हैं, पारुल का फोन रिंग करने लगता है। पारुल फोन पर बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बात कर वो परी के पास आकर कहती है, परी मेरी स्कूल फ्रेंड अवनी यहाँ शिमला आई हुई है, तो मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। तो क्या है ना कि स्कूल के बाद उसकी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी, तो वो आज यहाँ आई हुई है। तो तू एक काम कर, मेरी स्कूटी लेकर घर चली जा, और मुझे लेने तो वो वैसे भी आने वाली है। ये बोल पारुल परी की तरफ चाबी बढ़ा देती है। परी स्कूटी की चाबी लेते हुए पारुल से कहती है, ठीक है पर तू घर जल्दी आ जाना। ये बोल वो स्कूटी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है। परी थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाती है। घर पर राधा जी बाहर लिविंग रूम में बैठी होती हैं, तभी परी अंदर आ जाती है। राधा जी परी को अकेले आते देखकर उससे पूछती हैं, परी तुम अकेली आ रही हो, पारुल कहाँ है बेटा? परी राधा जी के पास आकर कहती है, वो आंटी पारुल की कोई स्कूल फ्रेंड यहाँ शिमला आई हुई है, तो वो उससे मिलने चली गई, शाम तक आ जाएगी। परी की बात सुनकर राधा जी कहती हैं, अच्छा जरूर अवनी आई होगी, और अगर अवनी आई है तो तब तो वो रात होने से पहले नहीं आ पाएगी। फिर वो परी से कहती हैं, परी तुम थक गई होगी, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। परी फ्रेश होकर चेंज कर थोड़ी देर में ही नीचे आ जाती है। वो राधा जी को किचन में देखकर उनके साथ वहीं चली जाती है। तभी दादू और दादी बाहर आते हैं और राधा जी से कहते हैं, बड़ी बहू
आज हरीश के यहाँ कीर्तन मंडली आ रही है, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं और सीधे सुबह ही आएंगे। राधा जी उनकी बात सुनकर कहती है, जी पिताजी, आप दोनों आराम से जाइए। दादू अपना मफलर ठीक करते हुए कहते हैं, हाँ बेटा। फिर वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। तभी परी राधा जी से कहती है, दादू दादी मंदिर जा रहे हैं क्या? राधा जी चाय का बर्तन गैस से निकालते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, वो उनके दोस्त है ना, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। फिर राधा जी चाय बर्तन में डालकर कहती हैं, परी तुम्हें चाय लेकर बाहर जाओ, तब तक मैं आती हूँ। राधा जी की बात मानकर परी दोनों कप एक ट्रे में रखकर किचन से बाहर चली जाती है। परी बाहर आकर बैठी ही थी कि तभी राधा जी जल्दबाजी में किचन से बाहर आती हैं और परी से कहती हैं, परी मुझे अभी बाजार जाना पड़ेगा, घर का कुछ सामान लाना है जिसके बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। तो तुम कुछ देर घर में अकेली परेशान तो नहीं होगी ना? परी राधा जी की बात सुनकर कहती है, नहीं आंटी जी, आप जाइए। राधा जी परी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो महाराज जी से कह देना, ठीक है? परी उनकी बात सुनकर कहती है, जी। फिर राधा जी अपने कमरे की तरफ जाती हैं। तभी वो पीछे मुड़कर परी को देखती हैं, जो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी। ये देखकर राधा जी अपनी शॉल निकालकर परी के पास आकर वो शॉल उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहती हैं, ठंड बहुत है बेटा, बिना शॉल या स्वेटर के बाहर मत आया कर। परी ये देखकर कहती है, अरे आंटी, मैं रूम से लेकर आ जाऊंगी। राधा जी परी को अच्छे से शॉल से कवर करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ, तो वहीं से दूसरी शॉल ले लूंगी। ये बोलकर राधा जी अपने कमरे में जाकर अपने लिए दूसरी शॉल और अपना पर्स लेकर बाहर आ जाती हैं और परी से कहती हैं, परी बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? परी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर में महाराज जी परी को दूसरी चाय देते हुए कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई होगी ना, तो ये लो, गर्मा गर्म चाय लो और आराम से बैठकर इसे पी लो। परी महाराज जी को देखकर कहती है, थैंक यू महाराज जी, और उनसे वो चाय का कप लेते हुए वहीं सोफे पर अपनी किताब खोलकर बैठ जाती है। पढ़ते पढ़ते परी को टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसे ध्यान आता है तो वो देखती है कि बाहर अंधेरा हो गया है। परी ये देखकर जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। ये देखकर परी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। महाराज जी हाथ में एक मोमबत्ती जलाए बाहर आते हैं और उसे वहीं टेबल पर रखते हुए कहते हैं, बिटिया, शायद कोई तार हिल गया है, हम अभी देख कर आते हैं, पर तुम अंधेरे में डरोगी तो नहीं ना? परी महाराज जी की बात सुनकर उनसे कहती है, नहीं महाराज जी, आप जाकर देख लीजिए कि वायर में क्या प्रॉब्लम है, तब तक मैं यहीं पर हूँ। परी की बात सुनकर महाराज जी अपनी टॉर्च जलाकर वहां से चले जाते हैं, पर परी वहीं पर खड़ी रहती है। उस कैंडल की भी बहुत कम रोशनी हो रही थी। परी घर के दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी होती है कि तभी कोई दरवाजे से अंदर आता है और परी को पीछे से हक कर लेता है। वो जिसने परी को हक किया हुआ था, वो अपनी चिन परी के कंधे पर रखकर कहता है, आई मिस यू सो मच यार। अचानक हुई इन सारी चीजों से परी तो अभी अपनी जगह पर जम ही जाती है। इतने में लाइट आ जाती है। वो इंसान तभी ऊपर लाइट की तरफ देखता है कि परी झटके से उससे अलग हो जाती है। परी के ऐसा करने से वो इंसान जब सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। परी भी उसी को देख रही होती है। सामने एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था, जिसकी हरी आंखें हैं, गोरा रंग और लंबी सी नाक है, काले बाल जो अच्छे से सेट करके बनाए हुए हैं। एक बहुत ही डैशिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी है उसकी। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी महाराज जी वहां पर आ जाते हैं और उस इंसान को देखकर खुश होते हुए कहते हैं, अरे शिवाय बेटा, तुम कब आए? शिवाय चुप खड़ा एकटक परी को ही देख रहा है। परी शिवाय की नजरों का सामना ही नहीं कर पाती है और उसकी नजर अपने आप ही नीचे झुक जाती है। परी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है और जो कुछ भी हुआ है। परी उस बात से भी थोड़ा असहज हो जाती है। जब महाराज जी देखते हैं कि शिवाय ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो वो शिवाय की तरफ देखते हैं और शिवाय को परी की तरफ देखते हुए देखकर कहते हैं, अरे बेटा, ये परी बिटिया है, पारुल बिटिया की दोस्त।
कल ही आई है। तभी राधा जी भी आ जाती हैं और वो शिवाय को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, शिवा। शिवाय राधा जी की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखता है और उन्हें देखते ही सीधा जाकर उनके गले लग जाता है। कुछ देर गले लगने के बाद शिवाय उनसे अलग होकर कहता है, माँ कहाँ थी आप? आपको पता है ना, जब भी मैं घर आता हूं तो सबसे पहले मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। राधा जी शिवाय की बात सुनकर मुस्कुराकर कहती हैं, अरे बेटा, मैं तो तेरी पसंद का सामान लेने गई थी क्योंकि मुझे लगा कि तू रात तक ही आएगा। तभी दरवाजे से पारुल भी अंदर आ जाती है और शिवाय को देखकर जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है, भाई आप आ गए? शिवाय पारुल की बात का बस एक ही शब्द में जवाब देता है, हाँ। तभी राधा जी कहती हैं, पारुल अब छोड़ दे बेटा उसे, अभी वो थका हुआ घर आया है। राधा जी की बात सुनकर पारुल शिवाय से अलग हो जाती है। फिर राधा जी कहती हैं, शिवा तू अपने कमरे में जा बेटा, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। राधा जी की बात सुन शिवाय सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और राधा जी किचन में चली जाती हैं। पारुल परी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर उसके गले में अपने हाथ डालते हुए उससे कहती है, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसी बुत बने खड़ी हुई है? और तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है, जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। पारुल की बात सुनकर शिवाय के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलटकर परी को देखता है। परी पारुल की बात सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। पारुल परी की बात सुनकर प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ है तो तेरे इस खूबसूरत से चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं तूने? शिवाय एक नजर परी को देखकर अपने कमरे में चले जाता है। पारुल परी के कंधे से हाथ हटाकर कहती है, परी मैं तो थक गई हूं आज। परी पारुल की बात सुनकर कहती है, ठीक है तू रूम में जाकर आराम कर ले, तब तक मैं आंटी के साथ किचन में जाकर डिनर में उनकी हेल्प करा देती हूँ। पारुल परी की बात सुनको मेरे हाथ की तड़के वाली दाल बहुत पसंद है। परी ये सुन मुस्कुरा देती है। राधा जी भी मुस्कुराकर उससे कहती हैं, चलो तुम सब ये करो, मैं शिवा को कॉफी देकर आती हूँ। फिर राधा जी कॉफी लेकर वहां से चली जाती हैं। सिंह निवास के ग्राउंड फ्लोर पर सबके रूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पर पारुल का रूम है, बाकी गेस्ट रूम और सेकंड फ्लोर पूरा शिवाय का है। सेकंड फ्लोर पर जाते ही एक बड़ा सा लिविंग रूम है, जिसके एक साइड बड़ी सी बुक शेल्फ है जो पूरी किताबों से भरी हुई है। दूसरी तरफ शिवाय का रूम है। शिवाय के सेकंड फ्लोर पर उसका स्टडी रूम और जिम भी है। राधा जी शिवाय के रूम में आती हैं। शिवाय का रूम भी काफी बड़ा है, जिसमें बीच में एक किंग साइज बेड लगा हुआ है। बेड के पीछे वाली वॉल पर राधा जी और शिवाय की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। राधा जी रूम में आकर देखती हैं कि शिवाय रूम में नहीं है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और शिवाय नहाकर बाहर आता है। उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना है। उसके बाल गीले हैं और कंधे पर टॉवल रखा है। राधा जी उसे देखकर बेड पर बैठ जाती हैं और शिवाय उनके पास आकर नीचे जमीन पर बैठता है। राधा जी उसके हाथ में कॉफी का मग पकड़ाती हैं और उसके कंधे से टॉवल निकाल कर शिवाय के बाल पोंछने लगती हैं और वो आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। राधा जी उसे चुप बैठा देखकर खुद ही बात शुरू करते हुए कहती हैं, शिवा तो जिस काम के लिए गया था वो अच्छे से हो गया ना बेटा? शिवाय राधा जी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ माँ, बहुत बड़ी डील थी इसलिए इतना टाइम लग गया। फिर शिवाय थोड़ा चुप रहने के बाद बोलता है, माँ वो लड़की? राधा जी शिवाय की बात का मतलब समझते हुए कहती हैं, वो परी है, पारुल की दोस्त, बहुत अच्छी लड़की है। शिवाय राधा जी की बात सुनकर कहता है, हाँ माँ, पर वो यहाँ क्यों है? आपको पता है ना कि। तभी राधा जी शिवाय की बात काटते हुए बोलती हैं, शिवा उसकी मजबूरी उसे यहाँ लेकर आई है बेटा। फिर राधा जी परी के बारे में शिवाय को सब बताती हैं और कहती हैं, वो लड़की है और पारुल की दोस्त भी।
और शिवा, तू तो जानता है ना कि आजकल टाइम कितना खराब चल रहा है। हम उसे अकेले जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। शिवाय राधा जी की बात सुनकर कहता है, माँ वो अच्छी है या बुरी है ये मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि आपको अब किसी बाहर वाले के कारण दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और वैसे भी आपने और मैंने बहुत कुछ देख लिया है इस घर में। राधा जी शिवाय की बात का मतलब अच्छे से समझते हुए कहती हैं, शिवा कब तक बेटा, कब तक तू इस बात को दिल से लगा कर रखेगा? शिवाय अपने हाथों की मुठिया भींचते हुए कहता है, आपको क्या लगता है माँ, मुझे अच्छा लगता है वो सब याद करना, पर जब भी इस घर के लोगों को देखता हूं तो सब याद आ जाता है। राधा जी शिवाय को आज भी उतने ही दर्द में देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब शिवाय को यह महसूस होता है कि राधा जी रो रही हैं तो वो पलट कर देखता है और उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो उठकर राधा जी को गले लगा लेता है और उनसे कहता है, सॉरी माँ, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, पर प्लीज इस तरह से रोया मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा बेटा हूं ना मैं आपका। राधा जी शिवाय की बात सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए कहती हैं, नहीं शिवा, तू तो मेरा सबसे समझदार और प्यारा बेटा है। चल अब बातें बहुत हो गई, तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज सब तेरी पसंद का ही बनाने वाली हूँ मैं। आखिर मेरा बच्चा पूरे 2 हफ्ते बाद घर आया है, पता नहीं वहां पर ठीक से खाया होगा भी या नहीं। ये बोलकर राधा जी उठकर जाने लगती हैं कि तभी शिवाय कहता है, माँ घर के बाकी लोग कहाँ हैं? राधा जी शिवाय की बात सुनकर कहती हैं, वो तेरे दादू और दादी हरीश अंकल के यहाँ गए हैं, और तेरे पापा। इतने में ही शिवाय राधा जी की बात काटते हुए कहता है, माँ बहुत भूख लगी है, क्या आप खाना जल्दी बना देंगी? राधा जी समझ जाती हैं कि शिवाय और किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो भी दोबारा कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती हैं, हाँ बेटा। राधा जी नीचे आकर देखती हैं कि परी ने सब्जियां अच्छे से काट दी हैं। राधा जी मुस्कुराकर कहती हैं, अरे वाह, तुमने तो सारी सब्जियां बहुत अच्छे से काट दी। और एक हमारी पारुल है जिसे ठीक से छुरी पकड़नी तक नहीं आती है। उनकी बात सुन परी भी मुस्कुराने लगती है। फिर राधा जी पूरा खाना बनाकर तैयार करती हैं और परी बस उन्हें देखती रहती है। लास्ट में राधा जी दाल में हींग का तड़का लगाती हैं और ऐसा करते हुए परी उन्हें ध्यान से देख रही है। तभी राधा जी परी को देख कहती हैं, शिवा को हींग के तड़के की दाल बहुत पसंद है। अच्छा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे और पारुल के लिए खाना भिजवाती हूँ। परी कमरे में खाने की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, आंटी क्या मैं आपके साथ यहीं नीचे खा सकती हूँ? राधा जी परी की बात सुनकर 2 पल चुप रहने के बाद हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। ये देखकर परी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में राधा जी शिवाय के लिए खाना लेकर जाती हैं, तो इस वक्त शिवाय अपने लिविंग रूम में बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। राधा जी शिवाय की खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहती हैं, शिवा खाना खा ले बेटा। शिवाय का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, तो वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहता है, हाँ माँ खाता हूँ। राधा जी देखती हैं कि शिवाय अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, तो वो वहीं पर बैठकर एक प्लेट से एक निवाला तोड़कर शिवाय के मुंह के सामने कर देती हैं। शिवाय काम करते हुए ही अपना मुंह खोलता है और फिर राधा जी मुस्कुराते हुए वो निवाला उसके मुंह में डाल देती हैं। ऐसे ही वो एक एक कर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती हैं। शिवाय भी हल्का मुस्कुराते हुए काम करते हुए खा रहा था। यहाँ परी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि पारुल मजे से हेडफोन लगाकर बेड पर पेट के बल लेटकर म्यूजिक सुन रही है। परी पारुल को देखकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वो बाहर आकर पारुल के कान से हेडफोन निकालकर बोलती है, पारुल मैं नीचे जा रही हूँ। परी की बात सुनकर पारुल कहती है, अभी तो आई है और फिर से नीचे जा रही है। परी पारुल की बात सुनकर कहती है, वो मैं डिनर आंटी के साथ नीचे ही करूंगी। पारुल ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या? पारुल परी की बात सुनकर इस तरह चौंक क्यों गई? आखिर क्यों इतना नाराज है शिवाय अपने पापा से? शिवाय के साथ साथ राधा जी की भी क्या नाराजगी है विभा और मोहन जी से?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और तेरे आने से के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।